अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। आज सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 63 से मुताल्लिक केस का मरकजी फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आइन के आर्टिकल 63 की तशरीह से मुताल्लिक नजरसानी अपीलों पर समाअत की। बरसर इक़्तिदार हुक्मरान इत्तेहाद इस फैसले पर खुशी से बगले बजा रहा है। ताहम तहरीक इंसाफ और बाज़ आइनी माहिरीन के मुताबिक इस फैसले के बाद पार्लियामेंट में हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म होगा और बज़ाहिर हुक्मरान इत्तेहाद मुबैना तौर पर अरकान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त के जरिए मुतनाज़े आइनी तरामीम मंजूर कराने में कामयाब हो जाएगा, जिससे मुल्क में सियासी इंतशार और आइनी बहरान में इजाफा होगा। गुज़श्ता समात की तरह आज भी दौरान समात जजेस और तहरीक इंसाफ के वकला के दरमियान गर्मा गर्मी देखने को आई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातें जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती। जज कौन होता है कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ, ये जमात के सरबराह का इख्तियार है। दौरान समात इमरान खान के वकील अली जफर ने कहा कि हुकूमत आइनी तरामीम ला रही है और तासुर है कि अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब आप हद क्रॉस कर रहे हैं, हम इस बात पर आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। बादअज़ां तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठाते हुए समात का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात सलमान अकरम राजा ने कहा है कि आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है। आज का फैसला पाकिस्तान के आइन के खिलाफ आया है। आज का फैसला आर्टिकल 8 की भी खिलाफ वर्जी है। आज के बाद अगर आइनी तरामीम हो जाती हैं तो जो कुछ मुल्क में हो रहा है सब आइनी हो जाएगा। फैसले के बाद वकला भी मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने भी आइनी तरामीम रुकवाने के लिए मुज़ाहमत का ऐलान कर दिया है। उधर अडयाला जेल में कैद इमरान खान ने भी अदलिया की आज़ादी के लिए एहतजाज की कॉल दे रखी है, जिसका एक और मुजाहरा कल होने जा रहा है। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ मोतबर माहिर आइन व कानून, सेनेटर, साबिक वफाकी वजीर, बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज साहब आपके वक्त का। आज के फैसले के बारे में लोग तो पहले से कह रहे थे कि फैसला यही आएगा, फैसला दीवार पर लिखा हुआ है, कोई ताज्जुब नहीं हुआ लोगों को इस फैसले से? ताज्जुब इसलिए नहीं हुआ कि काजी फायज ईसा ने इन केसेस में जो जुड़े हुए थे इस केस के साथ और जिनमें बहुत सारे फ़ैसले उन्होंने दिए हैं, वो बल्ले के निशान का फ़ैसला दिया है, जो कि एक पार्टी के अगर एक पार्टी के चंद अफसर, चंद अहदेदार कोई गलत बात कर दें, गलत किस्म की इलेक्शन करा दें, तो आप उसकी पार्टी के 3 करोड़ वोटर्स को या 2 करोड़ वोटर्स को बैक जुम्बिश कलम वोट से महरूम कर दें। क्योंकि बहुत ये निशान पार्टी का नहीं होता, ये कहते तो हैं पार्टी का निशान तीर है, पार्टी का निशान बल्ला है, पार्टी का निशान शेर है, पर ये होता निशान होता है ये असल में उस वोटर का जो ना पढ़ अनपढ़ और ना दहिंदा है कि वो अपने कैंडिडेट की उस फहरिस्त में शनाख्त कर सके। तो आपने 2-2.5 करोड़ वोटर्स को किस तरह वोटर लिस्ट से उड़ा दिया। ये तो फंडामेंटल राइट है, वोट भी फंडामेंटल राइट है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीबी के केस में, बीबी शहीद के केस में, कि फंडामेंटल ये निशान भी फंडामेंटल राइट है। काजी साहब ने तो अपने इस छोटे से ऐद में जितनी खिलाफ वर्जियाँ की हैं आइन की और खुले आम की हैं, मेरा नहीं ख्याल किसी और चीफ जस्टिस ने की होंगी। और इतने आपने शायद ये कोई अगर हिसाब लगाए तो मेरे ख्याल में आपकी ने सेंचुरी क्रॉस कर ली होगी। अच्छा। इस ऑब्जर्वेशन की, हाँ, 1 सेंचुरी क्रॉस ज़रूर। मैंने जब भी बैठा हूँ इनकी अदालत में, इनको कम अज़ कम 1 आध मरतबा चीफ जस्टिस के तौर पे सुना है कहते हुए वकील किसी को या मौक्कल किसी को या अफसर किसी को कि हम तुम्हें तौहीन अदालत की इशू जारी कर देंगे, तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। आज अली जफ़र जो एक सीनियर वकील है और सीनियर वकलास को भी अक्सर इन्होंने ये कहा है कि आपको तौहीन अदालत जारी करेंगे। और तौहीन, ये क्या मतलब है, रवैया है क्या, इसमें इनकी खूबी है? ये तो एक डिज़ास्टर होंगे, ह्यूज डिज़ास्टर, अगर इनको इससे भी एलिवेट करके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया
और तमाम वो इख्तियारात दे दिए गए जो बजाय 26th अमेंडमेंट में है। ये बिल्कुल गैर मौजू हैं जज होने के भी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होने की तो इनकी निकल आई, हाँ बारी बस में आ गई, सीनियरिटी हो गई। ये नाअहल है सुप्रीम कोर्ट के, क्या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होने के भी नाअहल है। जो शख्स इतना तअस्सुब, इतना मगरूर हो कि वो बुलाते हैं अली ज़फ़र को, खुद रोस्टम पे बुलाते हैं और फिर बोलने ही नहीं देते, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ये लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर दिया, उससे ये खुद एक्सपोज हुए हैं। जितना एक्सपोज का ये कादी फैज़ ईसा हुए हैं उस लाइव ब्रॉडकास्ट से, क्योंकि बोलते ही जाते हैं, ना अपने किसी कुलीग को बोलने देते हैं, ना किसी वकील को बोलने देते हैं। उससे एतजाज साहब ये हो गया ना कि लाइव ब्रॉडकास्ट से लोगों ने देख लिया इनका टेम्परामेंट, एटीट्यूड, कंडक्ट एज जज, वो लोगों ने देख लिया। वो आवाम तो नहीं जानती थी, आप तो जानते थे, वकील या हम साफ़ी भी देखते थे, लेकिन आम आदमी नहीं जानता था। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा हुआ। और इसमें जो ये केस है, ये जो केस आज किया है इन्होंने, इसमें तो तअस्सुब है, निरा तअस्सुब है कि आपने उस ऑथर जज को नहीं बिठाया, जो ऑथर जज है उसको। अच्छा, अगर वो नहीं बैठना चाहे, खुद नहीं बैठना चाहे, तो उन्होंने रिक्यूज़ तो नहीं किया अपने आप को। जिस तरह आपने मिलिट्री कोर्ट केस में कहा था मैं रिक्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आपने, और तारिक मसूद साहब ने कहा था हम रिक्यूज़ नहीं कर रहे, हम मौजूद हैं, हम अवेलेबल हैं, पर इस बेंच को नहीं हम मानते। यही मुनीब साहब ने कहा है, वहाँ आप ठीक थे, यहाँ आप गलत हैं, या यहाँ हम ये मुनीब साहब गलत हैं। ये समझ नहीं आती। जो चाहे खुद कर लें और जो वो ठीक है, जो कहें कि नहीं अब मैं इस तरह करूँगा, आप उस तरह चले जाएं। एक हाउ कैन ए पर्सन बी अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ ए सुपीरियर कोर्ट विद सच ए टेम्परामेंट? एक टेम्परामेंटल शख्सियत है इस तरह। एतजाज साहब, बहरहाल आप एक अथॉरिटी हैं पाकिस्तान की अदालती निज़ाम पे, जजेस, वकला, सुप्रीम कोर्ट, एक तारीख़ आपके सामने है। माजी में, हमारी माजी करीब में या माजी बईद में, जिस तरह आप काजी साहब को बता रहे हैं उनकी शख्सियत के बारे में, इस तरह का कोई और जज आया है माजी में सुप्रीम कोर्ट में? माजी में आए हैं, माजी में मैं को इतना, वैसे मैं फ़कीर आदमी हूँ और लेकिन माजी में आए हैं। माजी में जितना तअस्सुब दिखाया था अनवारुल हक साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के मुकदमे में, वो सारा उसके पैराग्राफ और लाइन कोई 200-300 सफ़े की जजमेंट है। वो उसका हर लाइन में तअस्सुब है कि इस बंदे को गला घोंट के मारना ही है। यही नज़र आता है कादी साहब में। इस तरह के और जजेस भी आए हैं, बड़े ओपिनियनेटेड। जो जज ओपिनियनेटेड हो ना, अपनी ओपिनियन दे के फिर उस पर बैठ जाए और कह के यही दुरुस्त है, वो चेस प्लेइंग शुरू कर देता है। विद चेस प्लेयर आप उसको दलील देते हैं। अब मुझे 55 साल वकालत मैंने की है, बड़े अच्छे जजेस भी देखे हैं, बहुत अच्छे, बड़े जज लाइक, जुडिशल माइंडेड और बड़े टेम्परामेंटल, बड़े जूद रंज किस्म के, जिस तरह के कादी साहब हैं। इस तरह मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब थे, वो भी एक बात कह देते थे तो आप 2-3 दफ़ा कोशिश करें कि अपना मौक़िफ़ पेश कर लें तो वो आपको कंटेम्प्ट की थ्रेट दे देते थे। इस तरह ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, जब हमने उनको बहाल करा दिया, बहाली के बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब भी ऐसे थे, साकिब निसार साहब भी ऐसे थे। ऐसे जजेस आए हैं, बट दे शुड नॉट हैव बीन चीफ जस्टिस। ये जो बहाली के बाद जितने जज मुतकब्बर हुए हैं, ये हमारी मूवमेंट के बाद, हमारी मूवमेंट ने एक बड़ा नेगेटिव रोल खेला कि मूवमेंट की तरफ आपने, मुतकब्बर हो गए। आप मूवमेंट की तरफ आप जिक्र कर रहे हैं। अब जो मूवमेंट अब अंगड़ाई ले रही है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता, और इस फैसले की पॉलिटिकल रिपरकशंस क्या होंगी? आपकी इजाज़त से एक ब्रेक से वापस आते हैं। बैरिस्टर एतजाज हसन साहब हमारे साथ।
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आर्टिकल 63A के ऊपर जो उमरता बंदयाल साहब की अदालत ने फैसला किया था, उस फैसले को कलअदम करार दे दिया है मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने, 5 रुकनी बेंच ने, और उसकी अब नई तशरीह होगी। इस फैसले की अहमियत पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और अदालती माहौल की वजह से बहुत बढ़ चुकी है। एतजाज साहब, अब इसके जो पोलिटिकल रिपोर्टेशंस होगी, जो ऑन द फेस ऑफ इट सबसे पहले नजर आ रहा है, वो ये है कि अब तहरीक इंसाफ के लोगों को खरीदा जा सकता है, डराया जा सकता है, या लालच या खौफ, दोनों सूरतों में आप उनका ज़मीर खरीदेंगे और उससे आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन उनका वोट शुमार होगा और आप 2/3 क्लेम करके कुछ करना चाहे कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊं कि ये एक सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं मिसाल दिया करता हूं इस मामले में। चौधरी खुर्शीद अहमद चीमा एक MNA थे, उनको जब बीबी की शहीद के ख़िलाफ़, जिसमें मैं इंटीरियर मिनिस्टर था जिस गवर्नमेंट में, उसके ख़िलाफ़ जब एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दिया गया और चीफ मिनिस्टर पंजाब थे नवाज़ शरीफ, उसके अलावा सदर पाकिस्तान इसहाक खान और जो आर्मी चीफ थे वो मिर्ज़ा असलम बेग, ये सब हमारे ख़िलाफ़ थे और सब हमें गिराना चाहते थे। और बड़ी सहूलत दी गई पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस को, कि इस्लामाबाद छोटा सा था उस वक्त, इस्लामाबाद 89 में 35 ईयर्स अगो, और वो MNAs हॉस्टल से हमारे MNAs उठा के ले आए और ले गए और गायब कर दिया उनको, कि उनको लेके जाएंगे और इनके वोट दिलवा देंगे आखिरी दिन तक। वो हमें बड़ी मुश्किल से 4 या 5 को तो मैंने बागुजार करा लिया एज इंटीरियर मिनिस्टर, लेकिन एक रह गए, खुर्शीद चीमा साहब। अब खुर्शीद चीमा साहब हमारे ख्याल में उधर चले गए थे और उनको वोट देना चाहता था, और हम जीते 2 वोट से, क्रिटिकल वोट था उनका। वो चीमा साहब को लेके शुजात हुसैन साहब हाथ पकड़ के उनको लेके आए असेंबली में, और सारे अपोजिशन के बंदे MNA उनके इर्द गिर्द, उनको आके उनकी कुर्सी पे बिठा दिया जो अपोजिशन ने उनके लिए मुख्तस की थी। और फिर स्पीकर साहब आए, कुरान खानी हुई, कुरान खानी के बाद तर्जुमा हुआ, तो एकदम वो खुर्शीद चीमा साहब, बड़ी मशहूर वाक़या बड़ा, अच्छा, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, जनाब स्पीकर, मुझे अगवा किया गया था। अब वो अपने जब बरादरी में आ गए ना, जब वो अपने MNAs में आ गए, तो MNAs भी तो शेम करते ना। अब उन्होंने कहा, मुझे कौन यहाँ से उठा सकता है, कोई ISI का बंदा नहीं उठा सकता, अब तो मैं पनाहगाह में आ गया हूँ अपनी। उन्होंने कहा, स्पीकर साहब, ये सब मेरे खिलाफ धांधली हुई है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, 6 दिन इन्होंने मुझे कैद में रखा है, मैं नहीं रहना चाहता था और मैं अपनी सीट पे जाना चाहता हूँ, इजाज़त दी जाए मैं अपनी पार्टी में जाके अपनी सीट पे बैठूँ। तो ये जब आएगा ना वोट करने, वेरी इंटरेस्टिंग, ये उठाया है जो भी उनको, तो इनको पता, वो उस वक्त लगेगा कि ये हमारे साथ है भी कि नहीं है। और जहाँ तक वकला का ताल्लुक है, आपने वकला का भी नाम लिया। वकला, ये हमारी सारी तहरीक में जो बैकबोन थे ना, बैकबोन जी, वो इन बार एसोसिएशंस के थे, इस्लामाबाद और पिंडी बार एसोसिएशन। ये पहले 1.5 महीना तो हर रोज़, गर्मियाँ भी आ गई, हर रोज़ हमें 1-2 हज़ार वकील चाहिए होता था सुप्रीम कोर्ट के गेट में, जहाँ पेशी के लिए चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जाया करते थे। और ये नारा वहीं लगता था गेट पे, चीफ तेरे जान साथ बेशुमार बेशुमार। और कभी कभी मेरा भी लग जाता था, मैं गाड़ी चला रहा होता था जी। तो उसमें ये हरावल दस्ता बार का है, ये 2 वकला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद बार और डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद और चेयरमैन ये इस्लामाबाद बार काउंसिल, और फिर पिंडी बार डिस्ट्रिक्ट बार और पिंडी रावलपिंडी हाई कोर्ट बार, ये 5 ऐसे ग्रोह हैं जो इस मूवमेंट को कहीं का कहीं ले जाएंगे। अच्छा। और वो ये मुतरक हो गए इस्लामाबाद वाले, तो वो तो आए ही इंशाल्लाह पीछे, वो तो आए, वो जो ये पीछे आए, ये काजी साहब का तो, और ये सुप्रीम कोर्ट को समझ आ जानी है। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस
पीछे से कहीं से होके जाते थे क्योंकि गेट पे सारे वकला पहरा दे रहे होते थे। तो ये तो इन्होंने बट एतजाज साहब वो जिसे कहते हैं ना सर कि लेस्ट इट गेट्स टू लेट, नवाज शरीफ साहब ने लंदन जाना था वो नहीं गए, जो एमएनएस हुकूमत के बाहर हैं उनको वापस बुला लिया गया है, पीर को कहा जा रहा है कि शायद पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जा रहा है, चाइनीज प्रीमियर के आने से पहले पहले ये कजिया ख़त्म करने की कोशिश है कि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो शोर शराबा है सब दबा के और हम फतह हासिल कर लें, तो फिर उसके बाद क्या वकला उठेंगे फिर? देखें जी, पहली तो बात है 224 बनाना इनके लिए उन बंदों को, क्योंकि इन्होंने पेश करने हैं 224 की गिनती, अगर ये कर लें तो मुझे तो मुश्किल लगता है इस हाउस में ये कर सकें, क्योंकि लोग एक दफ़ा ये वोट डालने आ गए, जो भी डिसअपीयर्ड एमएनएज हैं इनके पीटीआई के, जो भी डिसअपीयर्ड एमएनएज हैं, वो अगर एक दफ़ा हाउस में आ गया तो वो यकीनन बात है ही नहीं कि वोट इनको दें। दूसरी बात यह है कि वकला अगर ज़रा थड़ाए हैं तो वकला को अगर कॉल दे दी किसी ने, ये इनमें एक बार एसोसिएशन ने, पिंडी बार ने या इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर ने, कि हम सारे सैटरडे को भी प्रोटेस्ट करेंगे और मंडे को जाके हम प्रोटेस्ट करेंगे जिस वक्त ये वोटिंग हो रही होगी, तो ये खेल बदल जाएगा। लेकिन लॉ मिनिस्टर तारड़ साहब बार एसोसिएशंस पर पैसा खर्च कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा, पर इतने बिकने आसानी से कोई बिकने वाले वकला नहीं है। वकला, मैं तो एक उनकी मूवमेंट का एक लीडर रहा हूँ, हरावल दस्ते में रहा हूँ, मैंने देखा है किस तरह इन्होंने मुझे हौसला दिए रखा है। मैं उस वक्त भी हौसले में था, 2 साल वो मूवमेंट चलती रही है। आप सोच रहे हैं कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को हटाया गया 9 मार्च 2007 को और उनको बहाल किया गया 16 मार्च 2009 को। पूरे 2 साल ये मूवमेंट हमने चलाई रखी और बिल आखिर उसमें परवेज़ मुशर्रफ जो आर्मी चीफ था उसको भी उसके हाथ से उसकी इलेक्शन इन यूनिफॉर्म भी गई, वकला ने नहीं होने दी। जजेस जो गलत अपॉइंट हुए थे सब निकाले गए, सब पीसीओ के जजेस निकाले गए। और वो एक सिर्फ ये हुआ मुझे जिसके पे अफसोस है कि मूवमेंट हमारी वकला की बड़ी ऑनेस्ट, बड़ी प्योर, बड़ी ही शफाफ मासूमाना मूवमेंट थी, कोई किसी ने फ़ायदा नहीं। मैंने तो ऐलान पहले दिन कर दिया था जब आपने कहा था मैं पेश ही नहीं होगा इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हुए, पेश ही नहीं होगा। मैंने कहा किसी को कॉन्फिडेंस ये ना लगे कि मैं उस वजह से केस जीत रहा हूँ या फीसें कमा रहा हूँ, और नहीं पेश हुआ मैं। और ये जो एक में पेश हुआ वो अमाइकस क्यूरे बुलाया था भुट्टो साहब शहीद के केस में, या जिलानी साहब के केस में पेश हुआ, वो पहले बेंच पे नहीं, यूसुफ रजा गिलानी, अच्छा, उनके केस में पेश हुआ, जबकि चीफ जस्टिस उस बेंच में आगाज़ में थे ही नहीं। नासिर उल मुल्क साहब बेंच में प्रिजाइड कर रहे थे, बाद में चीफ जस्टिस साहब के सामने वो लग गया। मेरा कोई कसूर नहीं था उसमें, पर मेरा दोष नहीं था। पर ये 2 केसेस आप सोचें, सैकड़ों केसेस जिसमें मैं शायद बहुत प्रोमिनेंट वकील होता, मैंने वो गवाए, मैंने फीसें इनकार की, बड़ी फीसें, सोच नहीं सकते, आपकी सोच है जितनी बड़ी फीस मुझे मिलने को तैयार थी। तो मैंने तो अब ये वकला बेलॉस होंगे, बेखौफ होंगे, चले ये आ गए और इनको आना चाहिए। आप बहरहाल आपकी फर्टर्निटी है, आपसे बेहतर कौन राय दे सकता है, और आप उम्मीद हैं कि वकला को आना चाहिए और वकला आएंगे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब भी आज पीटीआई को बड़ी सख्त धमकी लगा चुके हैं कि कल जो बाहर निकलेगा, फिर अगर कोई इस्लामाबाद में आएगा तो फिर हम भी उसको देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा मौलाना फजलुर रहमान अब कहाँ खड़े हैं इस ताज़ा सूरत हाल में, उनसे जानेंगे ब्रेक के।
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। मुजव्वजा आईनी तरामीम पर तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के दो टोक मौक़िफ़ के बाद नाकामी और मायूसी का शिकार हुकूमती इत्तेहाद अपनी हिमायत में इजाफे के लिए दर दर भटक रहा था। गुज़श्ता दिनों वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और नून लीगी रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई थी। ये खबर भी सामने आई कि अपोजिशन के कुछ MNAs को हिमायत की एवज 50 करोड़ तक ऑफर्स भी की जा रही थी। दूसरी जानिब आज मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, इस मौजूदा हुकूमत में बेहतरी की सलाहियत भी नहीं है। उनका मजीद कहना था कि आईनी तरमीम पर हुकूमत की उजरत पर हैरत है। आईनी तरमीम की मंजूरी की इतनी जल्दी क्या है? 18वीं तरमीम के लिए हमने 9 माह सोच विचार की थी। अगर हमारा वोट इतना अहम है तो हमें भी सुना जाना चाहिए था। उन्होंने वाजे किया कि इस वक्त हम हुकूमत के साथ आईनी तरमीम पर आमादा नहीं है। इसके अलावा नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि हमें सिर्फ मौलाना फजल रहमान के वोटों की ही नहीं, खुद मौलाना की भी जरूरत है। सब कुछ दिन के उजाले में हो रहा है। उन्होंने कहा कि मौलाना जल्द किसी फैसले पर पहुंच जाएंगे और हफ्ता 10 दिन में पार्लियामान का इजलास बुलाया जाएगा। तहम आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर मबनी हुक्मरान इत्तेहाद की दरीना मुराद बर आई और अदालत से एक ऐसा फैसला आया जिसने हुकूमत को बज़ाहिर एक नई ऑक्सीजन फराहम कर दी। सिर्फ चंद ही समातों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपीलें मंजूर करते हुए मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार न करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। लिहाजा बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट में हिमायत के लिए अमली तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद को जमीयत उलमा इस्लाम की जरूरत ही नहीं रही। तो क्या इसके बावजूद भी इस बात का इम्कान है कि 25 अक्टूबर से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी रस्मन ही सही मौलाना साहब को कायल कर लेंगे? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ माहिर आईन कानून, सेनेटर जमीयत उलमा इस्लाम कामरान मुर्तज़ा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो इस फैसले पर फरमाएं कि क्या इसरात आप देख रहे हैं इस फैसले के? देखिए, इसके दो हिस्से कर दीजिए। एक हिस्सा ये कि फैसला दुरुस्त है या गलत है। फैसले जो इसकी दुरुस्तगी या उसकी गलती के बारे में जो मेरी अपनी राय है कि ये फैसला दुरुस्त है, क्योंकि इसका जो पहला फैसला था वो दस्तूर के मुताबिक नहीं था। वोट काउंट करने की बात दस्तूर में नहीं थी, मगर उस जजमेंट में डाल के इस एक तरह से री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। अब ये बात कैसे केस फिक्स हुआ, कैसे जो है वो उसके बाद जो है प्रोसीड किया, ये सारा जो है काबिल एतराज़ है। और इतनी जल्दी में 2 साल से तो पहले ये मामला पेंडिंग था, और जिसकी पिटीशन थी कोई सुप्रीम कोर्ट बार की, वो इस मामले में मुतासिर फरीक नहीं था। और हमने सुना है कि उनकी वो पिटीशन भी शायद रिव्यू पिटीशन भी टाइम बार्ड थी। तो कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जो है ना उससे मुतासिर होकर ये नहीं कहा था कि हम जो है वो रिव्यू में जाना चाहते हैं। फिर जिस तरह से फिक्सेशन हुई, जिस तरह से आकर जज निकल गए, जिस तरह से जो है ना वो कानून में ये तरमीम हुई या सदारती आर्डिनेंस के जरिए, जो उसके बाद जो जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया है, और जल्दबाजी के नतीजे में मजीद जो कल होने जा रहा है यानी आने वाले दिनों में, वो सारा कुछ जो है वो इस मामले को मजीद पोल्यूट करेगा, और उसका जो असर पड़ेगा वो हमारी सियासी निज़ाम पे पड़ेगा। ये आपने वैसे बहुत खूबसूरत तरीके से इसको डिफाइन कर दिया है कि फैसले की लीगैलिटी और फैसले की रिपरकशंस, अब दोनों को डिवाइड करके यहाँ मैं मौलाना साहब का भी जो कमेंट है आपके सामने रख दूँ। आज मौलाना साहब ने भी फरमाया कि हम इस अदालती फैसले को कबूल करते हैं, लेकिन फैसला सेल परचेज का जरिया नहीं बनना चाहिए और कोई मैच फिक्सिंग या खरीदो फरोख्त इससे नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो तो नजर आ रहा है कि वो तो अब इससे होगी। तो अब एक फैसला कानूनी तौर पे आईनी तौर पे ठीक है, लेकिन उसके असरात इतने तबाकुन हो सकते हैं, इसको फिर आइन की नजर में, कानून की नजर में कैसे देखा जाता है? देखिए, उसकी आइन में कोई ऐसी जो है ना उसके ऊपर रोक नहीं लगाई हुई। आइन साजों ने, दस्तूर साजों ने, कानून साजों ने इसके ऊपर जो है ना उस वक्त कोई रोक नहीं लगाई। तो जब उसके ऊपर कोई रोक उस वक्त नहीं लगी तो अदालत का भी ये इख्तियार नहीं है कि वो रोक ना लगा सके। उस हद तक तो हम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जो है ना जो कुछ हुआ था पहले, और वो भी जो है ना वो आप देख लीजिए कि उस वक्त हमजा साहब की गवर्नमेंट थी, और वो उसका नतीजा क्या हुआ था। जब वो उस मामले को भी आप एग्जामिन करते हैं तो फिर जो है ना आपको कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं कि जो दुरुस्त नहीं नज़र थी। मगर आज भी जो हुआ है वो भी बहुत गलत हुआ है। गो के फैसला ठीक है, मगर जिस तरह से फैसला हुआ है, जो उसका जो मैनर है वो ठीक नहीं है, और जिस तेज़ी के साथ जो है ना वो प्रोसीड किया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई डेट जो है वो सबके सामने है।
رائٹ، چلیں اب آپ کی پارٹی کی طرف آ جاتے ہیں سر۔ نون لیگ دعویٰ کر رہی ہے کہ مولانا صاحب کی رضامندی سے آئینی ترامیم کے مسودے کی تراش خراش ہم نے کر لی ہے۔ اب وہ تو یہ معاملہ آپ پہ ڈال رہے ہیں، یعنی وہ آپ کی مشاورت سے آگے چل رہے ہیں، یہ دعویٰ درست ہے یا وہ یک طرفہ طور پہ خود ہی بنائے جا رہے ہیں اور نام آپ کا استعمال ہو رہا ہے؟ دیکھیے مجھ سے بالا بالا ہو گیا کوئی چیز تو میں کیا تو پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ کہیں گے کامران صاحب نہیں تھے اس میں۔ تو یہ اتنی خود اعتمادی کیسے ہے؟ جیسے اب محسن نقوی صاحب بھی ملے ہیں، سینیٹر عرفان صدیقی بھی کہہ رہے ہیں جی بس 10-15 دن میں سب سیٹ ویٹ ہو جائے گا، مولانا صاحب بھی مان جائیں گے۔ ان کو کس طرح اتنا کانفیڈنس آیا بھائی؟ دیکھیے اس میں ایسا ہے، کوئی جب آپ کے گھر آتا ہے آپ اس کو احترام دیتے ہیں، آپ اس کو جو پروٹوکول ہو سکتا ہے وہ ہمارے یہاں معاشرے ہمارے کلچر کا حصہ ہے، صحیح کلچر کا حصہ ہے، تو وہ اس کا مطلب جو نا یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی پالیٹکس میں ہم نے کنسیڈ کر لیا ہے کسی بات پہ۔ پہلے بھی شاید وہ اسی سے اس احترام کے نتیجے میں کوئی ہمارے پاس آئے سر آنکھوں پہ، ہم اس کو اپنے آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، پورا احترام دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی ہمارے پاس چل کے آیا ہے، ہمیں اس نے عزت دی ہے، اس کا عزت حق بنتی ہے، مگر اس عزت حق بنتی کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پالیٹکس میں کہیں پہ کنسیشن دے دیا ہے۔ تو اگر اس طرح سے کوئی اس وجہ سے کوئی پرابلم کسی نے غلط سوچ لیا، کوئی مس کنسپشن ہے، تو وہ میرا خیال ہے درست کر لے، اچھی بات ہے۔ باقی عزت احترام ان کا حق ہے، ہم ان کو ہمیشہ پہلے بھی عزت دیتے رہے ہیں، آئندہ بھی عزت دیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ویسے کامران صاحب عذرا تفنن، یہ آج کے فیصلے سے پہلے جتنے چکر انہوں نے مولانا صاحب کے در پر لگائے ہیں اور جتنی منت سماجت کی ہے، بنانے کی کوشش کی ہے، آج تو ان کو سکون آ گیا ہوگا کہ کم از کم اب مولانا کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا، ہم اپنے بندے پی ٹی آئی کے توڑ کے پورے کر لیں گے۔ ہمیں اس گناہ سے بچائیے، باقی جو مرضی کریں۔ تو اگر یہ ایسا گناہ کرتے ہیں تو اس پہ پھر آپ کا پرنسپل سٹانس کیا ہوگا؟ اگر اب دیکھیں نا، یہ تو بڑا کلیئر ہو گیا کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے، ان کے پاس نمبر صرف 2 صورتوں میں ہی پورے ہو سکتے تھے۔ پہلی صورت تھی کہ اگر ان کو آئینی طریقے سے یا عدالتی حکم سے ان کو ریزرو سیٹس ملتی اور ان کے 224 پورے ہو جاتے، جو کہ نہیں ہو سکا۔ دوسرا طریقہ ان کے پاس یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ یا سنی اتحاد کے لوگ توڑیں۔ اور تیسرا طریقہ تو کوئی آئینی قانونی کوئی لاجیکل وے تو نہیں بنتا۔ اب اگر یہ اس طریقے پر جاتے ہیں تو اس کی پھر کیا حیثیت رہے گی؟ دیکھیے پھر کوئی وزن تو قوم کو بھی اٹھانا ہوگا نا، کوئی اس کے لیے قوم کو بھی تو کوئی کچھ کہنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا، کچھ سوچنا ہوگا، تو قوم بھی اس پہ سوچے۔ دیکھیے ہم نے جو ہم کر سکتے تھے، جس حد تک ہم جا سکتے تھے اپنی یہ بہت تھوڑی سی طاقت کے ساتھ ہم اس حد تک گئے، اور اس معاملے کو اگر یہاں تک پہنچا ہے تو شاید اس میں جے یو آئی کا ہی کردار ہے، مولانا صاحب کا کردار ہے۔ مگر اس کے بعد اگر قوم باقی معاملات میں اپنا وہ نہیں کردار ادا کرتی تو پھر قوم بھی تو کوئی اس کے حوالے سے ذمہ دار بنے گی نا۔ ہم سے اگر کوئی اور جا کے بکتا ہے، کوئی اور جا کے ووٹ ڈالتا ہے، تو ہمارا سبجیکٹ نہیں ہوگا کہ ہم ان کو جا کے ان کو ہاتھ سے پکڑیں، ان کو کہیں کہ بھائی اس طرح نہ کریں۔ وہ کسی اور پارٹی کے ممبر ہوں گے، وہ کسی اور کانسٹیٹوینسی سے آئے ہوں گے، کسی نہ کسی طرح سے کہیں پہ اور ان کی رسپانسبلٹیز بنتی ہوں۔ قد تو خیر مولانا صاحب کا ہمیشہ ہی بڑا رہا ہے سیاست میں، لیکن 8 فروری کے بعد ان کی رسپیکٹ میں اور اکراس دی بورڈ ان کی آپ کہہ لیں سگنیفیکینس میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ اس چیز کا جے یو آئی کو احساس ہوگا یقینی طور پہ کہ جو سٹانس مولانا نے لیا ہے 8 فروری کے الیکشن پر یا اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل میٹرز پہ، جو ڈیموکریٹک ویلیوز کو جس طرح سالٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ جے یو آئی کو احساس ہوگا انٹرنلی نا کہ یہ سٹانس ہمارا پبلکلی بڑا ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کا ہمیں احساس ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے پہلے ہم سے ایک غلطی جو ہوئی تھی وہ ہم کو حکومت میں نہیں جانا چاہیے تھا، وہ حکومت میں جا کے ہم نے غلطی کی تھی۔ آپ پی ڈی ایم والی حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ میں اس حکومت کی بات کرتا ہوں۔ یہ سوچ ہمارے یہاں مطلب پارٹی نے اس کے اوپر ابھی تک کوئی ایسا موقف اختیار نہیں کیا، مگر پارٹی کے اندر جو ہے نا مختلف حلقوں میں بھلے یہ ڈیوائیڈڈ ہو، مگر یہ سوچ پائی جاتی، اس سے ہمیں بہت بڑا لاس ہوا ہے۔ ہم حکومت میں نہ جاتے، ہمارا ایک چلے اچھا یا برا سٹانس تھا جو بھی تھا، اس کے نتیجے میں ایک حکومت چلی گئی، ہم باہر رہتے تو زیادہ شاید جو ہے نا جے یو آئی کو بہتر ہوتا، مگر اس کے بعد جے یو آئی نے گین کیا ہے الیکشن میں کہ ہم سے سیٹیں چلی گئیں، مگر الیکشن کے بعد ہم نے گین کیا ہے، اور اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے معاملے میں
ہم نے بہت گین کی. کامران صاحب، جب عمران خان اور مولانا صاحب کے درمیان تعلق کے بارے میں یا پی ٹی آئی یا جے یو آئی کے درمیان تعلق کے بارے میں مولانا صاحب سے سوال ہو رہا ہے بار بار، تو اس پہ وہ ایک جواب دے رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں حکومت کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم حکومت کی بھی اپوزیشن کریں اور اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اپوزیشن کی بھی اپوزیشن کریں. تو لامحالہ طور پہ ہمیں اپوزیشن ہی کے قریب ہونا ہوگا اگر ہم حکومت کے خلاف اپوزیشن میں ہیں. یہ بات تو لاجیکلی ٹھیک ہے. کیا اس سے آگے اپوزیشن کے اتحاد میں مزید آگے بھی کوئی کردار ادا کرنے پر بات ہو رہی ہے؟ یو آئی کا اور پی ٹی آئی کا یہاں پہ کلچر کا بڑا فرق ہے. پھر ہمارے مفادات کا آپس میں ٹکراؤ بھی ہے شاید، اسپیشلی صوبہ خیبر پختونخوا میں. تو جہاں پہ مفادات کا بھی ٹکراؤ آ جائے، آپ کے کلچر میں بھی فرق ہو، تو اپوزیشن میں آپ اکٹھے تو یقیناً بیٹھ سکتے ہیں اور ایشو بیسڈ جو پالیٹکس کر سکتے ہیں. ایشوز کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں یا الگ ہو سکتے ہیں، مگر اس سے آگے چلنا جو ہے نا شاید ممکن نہیں ہوگا. آپ ذرا تصور کریے نا کہ ایسا آپ پی ٹی آئی کے ایک جلسے کا تصور کریے کہ اس میں جس طرح سے ہوتا ہے. میں کسی بات پہ یہ نہیں تنقید نہیں کر رہا، صحیح ہے، یہ نہیں، ان کا جو اپنا انداز ہے کے کسی ان کا اپنا انداز ہے، ہمارا تو ہمارا. اب اس کے بعد پی ٹی آئی کے بعد جے یو آئی کے ایک جلسے کا تصور کر لیجیے، ہمارا اپنا انداز ہے. تو ان دونوں کو جو ہے نا وہ اکٹھا کرنا میرا خیال ہے کہ وہ ممکن نہیں ہوگا کسی سٹیج پہ بھی. ہاں، ہم پالیٹکس میں جو ہے نا ایشو بیس پہ چل سکتے ہیں. ایشو بیس پہ جب چلیں گے تو شاید کہیں پہ جا کے جو ہے معاملات اچھے ہو جائیں. اور پی ٹی آئی نے تو آپ سے برملا اس خواہش کا اظہار کیا ہے نا کہ آپ شامل ہوں تحریک تحفظ آئین پاکستان میں. دیکھیے، اس کا ایک بیٹر ایکسپیرینس بھی ہے ہمارا. اور پہلے بھی جب ہم کوئی تحریک چلا رہے تھے تو ہمارے لوگ آ کے مار بھی کھاتے تھے، ہمارے لوگ آ کے جلسوں یا جلوسوں میں شریک ہوتے تھے، باقی دوست آ کے جو ہے اسپیچ کر کے چلے جاتے. 2019 میں یہی ہوا تھا نا آپ کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ یہی ہوا تھا بالکل. اور یہ پارٹی ورکرز کو جو ہے اس بات کا بہت بڑا گلہ ہے. ہم سٹیج دوسروں کو دیا کرتے تھے، بلکہ قطع کلامی کی معذرت، یہاں سردی کا موسم تھا، ہم خود جاتے رہے جلسہ کو کور کرنے کے لیے. آپ کے لوگ بیمار ہوئے، 2-3 شاید اموات بھی ہو گئیں اور بڑی مشکل پیدا ہو گئی تھی. میں ایک رات گھر میں سویا ہوا تھا کیونکہ G9 کے آس پاس جو تھا یہ ہمارا پڑاؤ تھا. تو میری وائف نے مجھے اٹھایا، اس نے بہت ایسے جھنجھوڑ کیا اور مجھے کہا کہ باہر بہت سخت بارش ہو رہی ہے. تو میں نے کہا پھر بارش سے کیا ہو؟ اس نے کہا کہ وہ لوگ جو ہے پڑاؤ میں پڑے ہیں، ان کا کیا ہو؟ تو مطلب وہ تکلیف کا احساس ہمیں بہت زیادہ تھا اس حوالے سے. اور بہرحال وہ تکلیف صحیح ہے، ہمارے لوگوں نے تکلیف صحیح ہے اور اس کا فائدہ کسی اور نے اٹھایا ہے، یقیناً اٹھایا ہے. اب یہ تجربہ آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ ہم دہرائیں پھر. رائٹ، بالکل صحیح ہے. آخر میں یہ فرما دیں کہ آئینی ترمیم کے اوپر کہ اگر کوئی مسودہ پیپلز پارٹی اپنے طور تئیں تیار کر رہی ہے، پی ٹی آئی اپنے تئیں تیار کر رہی ہے، اور ایک مسودہ خبر آئی تھی کہ ایک طرف سے آپ ہوں گے، دوسری طرف سے سلمان اکرم راجہ ہوں گے، آپ مل کے ایک مسودہ تیار کریں گے، وہ اس پہ کام ہو رہا ہے؟ نہیں، سلمان اکرم راجہ کے ساتھ میں ایک میٹنگ میں نے کی ہے اور ان کے ساتھ ہم نے جو کانسیپٹس کی حد تک تھا وہ کانسیپٹ ایکسچینج ہوئے ہیں یقیناً. پھر ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ جو اوریجنل جو ڈاکومنٹ تھا اس مسودے کے حوالے سے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر دیجئے. اس وقت انہوں نے منع کیا تھا جب ہمارے ساتھ شیئر ہوا تھا وہ ڈاکومنٹ. تو ان کی اجازت کے بغیر وہ ڈاکومنٹ آگے شیئر کر دینا. دیکھیے، ہم نے میڈیا کے ساتھ بھی ہم نے کوئی شیئر نہیں کیا، حالانکہ میڈیا کے پاس وہ مسودہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ شیئر ہوا تھا، مگر ہم نے میڈیا کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا، پھر ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا. پھر طے یہ ہوا تھا کہ ہم آپس میں بیٹھیں گے. پھر وہ اپنے جلسے جلوسوں میں لگ گئے. میں کوئٹہ چلا گیا، اب کل واپس آیا ہوں. آج مجھے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھنا تھا، مگر اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کمیٹی کے دوسرے ممبر ہیں ہمارے ضیاء الرحمان صاحب، وہ ڈی آئی خان گئے ہوئے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ وہ آ جائیں اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھے اور ان کے ساتھ بھی سلمان اکرم راجہ کے ساتھ بھی رابطہ کرتے ہیں. پھر دونوں کے ساتھ بیٹھ کے، مگر پیپلز پارٹی کو ہم ریپیٹڈلی یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ساتھ بٹھائیں. ہماری اچھی ان کے ساتھ لگتی ہے، بنتی ہے، نہیں بنتی، مگر وہ 80-90 سیٹوں کے مالک ہیں. وہ 80-90 لوگ ان کے یہاں ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ الیکشن کے نتائج کو تسلیم کریں یا نہ کریں، مگر یہاں پہ جو ہے نا یہ بظاہر ہم سے بہت بڑی اکثریت ہے. آپ ان کو ساتھ بٹھائیے اور انگیج کریے اور ساتھ لے کے چلیے.
رائٹ، بہت بہت شکریہ. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کل پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد میں احتجاج بھی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کل کا دن کیسا گزرتا ہے سیاسی طور پہ. آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. دیکھتے رہیے گا جمہوریت.